हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद। तो फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल से कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद क्या है। आज मनोविज्ञान के संप्रदाय की अगली कड़ी में हम व्यवहारवाद का डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस किया था फ्रेंड। यदि आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर उसे ज़रूर क्लिक करके वॉच करिएगा, क्योंकि जब तक आप सीक्वेंस में नहीं देखते हैं तब तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। आपको बता दें, बिहेवियरिज्म का प्रारंभ वाटसन से माना जाता है और व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना भी वाटसन के द्वारा की गई है। 1930 में अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय में वाटसन के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई है। अभी मैंने दो संप्रदाय या स्कूल्स पढ़े पिछले वीडियो में, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद। तो ये दोनों ही स्कूल्स 1890 एंड 1892 के हैं और ये बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद 1913 का है। लगभग इन दोनों के बीच 20 साल का अंतर है। इस 20 साल के अंतर में मनोविज्ञान के अध्ययन या मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है उसमें थोड़ा बदलाव आया। हमने प्रीवियस वीडियो में मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा था, तो हमने उसमें जाना था कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन, फिर मन या मस्तिष्क का अध्ययन, फिर उसके बाद चेतना का अध्ययन करता है। आगे चलकर व्यवहार का अध्ययन बना। तो प्रीवियस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने संप्रदाय के प्रकार्यवाद और संरचनावाद की चर्चा की थी। तो दोनों संप्रदाय जो थे वो चेतना के साथ संबद्ध थे या मनोविज्ञान में कहीं न कहीं चेतना विषय वस्तु के आसपास घूमते थे। लेकिन व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को चेतना से अलग करके शुद्ध व्यवहार का विषय कहा या शुद्ध व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। तो व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद का कहना है कि मनोविज्ञान एक विषय वस्तु तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। चूंकि ये वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, इसीलिए इसकी वस्तु केवल व्यवहार हो सकता है, न कि चेतना या कॉन्शियसनेस। क्यों नहीं हो सकता कॉन्शियसनेस फ्रेंड्स? क्योंकि चेतना या कॉन्शियसनेस के लिए संरचनावादियों ने और प्रकार्यवादियों ने अंतर्दर्शन विधि या अंतर्निरीक्षण विधि का समर्थन किया था। यहाँ पर वाटसन ने अंतर्निरीक्षण विधि को पूरी तरह से नकार दिया तथा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए 4 नवीन विधियों का प्रतिपादन किया। उनमें से पहली विधि वाटसन ने दी है प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, दूसरी विधि उनकी थी अनुबंधन या कंडीशनिंग और तीसरी विधि है परीक्षण या टेस्टिंग। इसके बाद चौथी विधि जो दिया है वो शाब्दिक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट। इन 4 विधियों को उन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि के स्थान पर रखा। तो फ्रेंड्स, वाटसन ने या फिर व्यवहारवादी संप्रदायों ने मनोविज्ञान में उद्दीपक और अनुक्रिया इसको जन्म दिया। वाटसन की जो विचारधारा थी वो व्यवहारवादी थी। वो 1905 में पावलोव का जो अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत था, यानी CR या क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी, उससे प्रभावित था, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया के साथ में काम करता था। फ्रेंड्स, SR थ्योरी को महत्व प्रदान करने वाले इस संप्रदाय में क्या कहा गया कि पहले प्राणी व्यवहार को जानने के लिए या व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार वाटसन के द्वारा व्यवहारवादी संप्रदाय स्थापित किया, जिसमें स्किनर को मूल व्यवहारवादी कहा जाता है और स्किनर के साथ कई व्यवहारवादी हैं जिन्होंने इस विचारधारा का या फिर इस संप्रदाय का समर्थन किया। एक बार फिर पुनः हम देखते हैं कि वाटसन द्वारा स्थापित व्यवहारवादी संप्रदाय किसने स्थापना की? तो वाटसन ने। कब की? 1930 में। कहाँ की? जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में, जो अमेरिका में है।
वहां पर वॉटसन के द्वारा व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना हुई। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। कौन सा फ्रेंड्स? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल। अतः इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो सकता है, न कि चेतना। एक बार फिर समझते हैं। वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मीन्स जिसको आसानी से किसी चीज को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है या प्रेक्षणीय होती है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ कहलाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। ओके। मनोविज्ञान में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इन सब पर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि प्रयोग किए जाते हैं इसलिए एक साइंस है, तो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक भी है। इसीलिए इसका अध्ययन या इसकी विषय वस्तु क्या होगा? यानी इसकी विषय वस्तु व्यवहार होगा, न कि चेतना। तो यहाँ पर इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को चेतना से अलग करके व्यवहारवाद के रूप में स्थापित किया गया। वॉटसन द्वारा SR को जन्म दिया गया, या व्यवहारवाद ने ही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को जन्म दिया। उद्दीपक या स्टिमुलस, अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। देखिए, उद्दीपक और अनुक्रिया कैसे हो सकता है? जैसे अचानक से आपको जोर से आवाज आती है और आप उस ध्वनि की तरफ मूव करते हो, तो आवाज का आना उद्दीपक हुआ और आपका मूव करना अनुक्रिया। भोजन को देखकर लार्ज रहो, तो भोजन क्या हो गया? उद्दीपक। और लार्ज रहो या सलाइवा क्या हुआ? यह अनुक्रिया। तो व्यवहारवादी क्या क्या कहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी व्यवहार होता है या जो भी अनुक्रियाएं होती है, उसके पीछे कोई न कोई उद्दीपक रिस्पॉन्सिबल होता है, या उद्दीपक के प्रति ही व्यक्ति अनुक्रिया या प्राणी के अंदर की अनुक्रियाएं होती हैं। उद्दीपक अनुक्रिया को व्यवहारवाद ने ही मनोविज्ञान में स्थान दिया है। वॉटसन ने अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकार किया, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को नकार दिया तथा मनोविज्ञान के 4 नई विधि या मेथड बताए। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण विधि, दूसरी है अनुबंधन या कंडीशनिंग, और तीसरी है टेस्टिंग। इसके बाद चौथी विधि है शाब्दिक रिपोर्ट या वर्बल रिपोर्टिंग। इसके अलावा यह सिद्धांत जो है पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत से प्रभावित था। पावलोव ने 1905 में अपने कुत्ते पर प्रयोग करते हुए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी। वहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए पावलोव ने किसी भी व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए अनुबंधन या कंडीशनिंग को रिस्पॉन्सिबल माना था, तो उससे प्रभावित था ये वॉटसन का व्यवहारवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय में पशु व्यवहार पर प्रयोग करते हुए मानव व्यवहार का उपयोग करने पर बल दिया गया था, क्योंकि पहले जो पशु होता था वो मानव से थोड़ा सा मेंटल प्रोसेस में एक लेवल कम होता था। इसीलिए कोई भी प्रेक्षणीय व्यवहार पशु के साथ काम करता है तो वैसा ही व्यवहार उच्च मानसिक स्तरों पर मनुष्य के साथ भी काम करेगा। इसलिए इनका कहना था कि जो भी सिद्धांत मनोविज्ञान में दिया जाए उस पर किसी पशु के साथ प्रयोग किया जाए और फिर मनुष्य पर अप्लाई किया जाए। इसके अतिरिक्त व्यवहारवाद महसूस किए हुए तथा मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। जिसे हमने महसूस कर लिया उसको माप भी सकते हैं। तो शुद्ध निश्चित व्यवहार का पक्ष किसने लिया? वॉटसन ने। और यह विचारधारा क्या कहलाई? यह संप्रदाय कहलाया व्यवहारवादी संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में मैक्स वर्दीमर द्वारा की गई। मैक्स वर्दीमर के 2 सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे जो जर्मनी के ही रहने वाले थे। एक थे कोफका और दूसरे कोहलर। कोफका, कोहलर और मैक्स वर्दीमर तीनों लोगों ने मिलकर साथ में काम किया। लेकिन आपसे यदि संस्थापक की बात पूछी जाए कि किसने स्थापना की, तो आपका आंसर होगा मैक्स वर्दीमर। और कोहलर कोफका गेस्टाल्टवाद के सह संस्थापक कहलाए। ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी भी कहलाते हैं। गेस्टाल्टवाद एक्चुअली जर्मन भाषा का वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान में जो भी टर्मिनोलॉजी है उनमें मोस्टली जो वर्ड है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के हैं, लेकिन गेस्टाल्ट वर्ड जो है वो जर्मन भाषा का है। गेस्टाल्ट जर्मन वर्ड का लिटररी मीन्स होता है समग्र, समाकृतिक आकार या
संपूर्ण, यहाँ समग्र समाकृतिक से मीन्स है मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन को लेकर। मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन को लेकर फ्रेंड्स, तो गेस्टाल्टवाद मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है। गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर बल देता है। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर जाने की प्रक्रिया पर बल देता है। एक्चुअली गेस्टाल्टवाद हमारी मानसिक प्रक्रियाएं किस प्रकार संगठित होकर कोई भी संक्रिया करती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं या कुछ नया अधिगम करती हैं, इसे कहा जाता है गेस्टाल्ट या मानसिक प्रक्रियाओं का संगठित होना। ओके, यहाँ पे गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन होंगे? मैक्स वर्दीमर। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। कब की स्थापना? तो 1912 में। गेस्टाल्टवाद में मैक्स वर्दीमर के साथ दूसरे व्यक्ति कौन है? कोफका। और तीसरे व्यक्ति कौन है? कोहलर। तो ये तीनों ही गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? तो ये जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है समग्र, समाकृतिक या कॉन्फ़िगरेशन या आकार, शेप या आकृति। ये सब किसका संदर्भ में है? मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में है। किसका? समग्र या समाकृतिक? मानसिक प्रक्रियाओं का, मानसिक संगठनों का, मेंटल कॉन्सेप्ट का एक समग्र होना क्या कहलाता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का विज्ञान यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस। मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का आशय हो गया कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं या मेंटल प्रोसेस होती है तो ये अलग अलग नहीं होती है, बल्कि संगठन के रूप में प्रोसेस होती है। ये कौन मानते हैं? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय वाले मानते हैं। इसलिए गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर बल देता है। किस पर? प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर। मीन्स मानसिक प्रक्रिया में संगठन होता है, मेंटल प्रोसेस ऑर्गेनाइज होकर कार्य करता है। इसीलिए सीखने या व्यवहार के दौरान व्यक्ति में कई सारे अनुभव संगठित रूप से इकट्ठित होते हैं, और ये जो संगठन होता है या फिर मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान की विषय वस्तु कहलाता है। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर जाने पर बल देता है। देखिए, पूर्ण से अंश की ओर जब हम जाएंगे सीखने की प्रक्रिया में या सीखने के सिद्धांतों में, तो उसी समय हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो वह अपनी समग्र या संपूर्ण का अवलोकन करता है, फिर मस्तिष्क में जिन चीज़ों पर विचार करता है, मानसिक चीज़ों को संगठित करता है और अचानक से उसमें एक सूझ बनती है और उस सूझ के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये संप्रदाय कौन सा संप्रदाय कहलाता है? गेस्टाल्टवाद। ये हमारा चौथा संप्रदाय था। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था संरचनावाद, प्रकार्यवाद, और तीसरा जो संप्रदाय था इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया व्यवहारवाद। चौथा संप्रदाय गेस्टाल्टवाद। मनोविज्ञान लगातार आगे की ओर चल रहा है और इस लगातार आगे की ओर चलने के दौरान इसकी विषय वस्तु में या इसकी अध्ययन सामग्री में भी बदलाव आया। अब हम आगे चलते हैं पांचवें संप्रदाय पर, मनोविश्लेषणवाद। इस संप्रदाय को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में रहने वाले सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान के अध्ययन को लेकर अनकॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट दिया और मनोविज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र अचेतन को माना। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा होने वाले सभी साधारण और असाधारण व्यवहारों के लिए उसका अचेतन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस अचेतन या अनकॉन्शियसनेस के अध्ययन के लिए सिगमंड फ्रायड ने कई प्रकार की विधियां भी दी है, जिनमें एक विधि है स्वप्न विश्लेषण, दूसरी है फ्री एसोसिएशन स्वतंत्र साहचर्य विधि, और तीसरी है सम्मोहन विधि। इन विधियों के द्वारा सिगमंड फ्रायड ने अचेतन के अध्ययन की व्याख्या की है। सिगमंड फ्रायड ने मन मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं दी और इसे 3 मेंटल लेवल भी कहा गया। इन 3 स्तरों में फर्स्ट है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन और तीसरा है अचेतन। इन मेंटल लेवल में सबसे ज़्यादा वेटेज उन्होंने अचेतन को दिया, जो संपूर्ण का 90% होता है।
फिर सेकंड नंबर पर चेतन जो कि संपूर्ण का 10% होता है, और अर्धचेतन जो दोनों के बीच की सिचुएशन है। फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रायड ने हमारे संपूर्ण मेंटल लेवल को चेतन और अचेतन के बीच कनेक्शन बताते हुए चेतन को अचेतन से पृथक किया। फ्रायड के अनुसार या साइको एनालिसिस के अनुसार संपूर्ण गतिविधियां अचेतन मन के द्वारा होती हैं, क्योंकि चेतन केवल तभी एक्टिव होता है जब प्राणी जागृत होता है। जागृत अवस्था में वो चेतन में होता है। चेतन का संबंध मस्तिष्क के साथ होता है। ज्यों ही व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क सो जाता है तो उसके साथ ही चेतना भी सो जाती है। अचेतन व्यक्ति के सोने के बाद भी जागृत रहता है। तो अचेतन मन का वह लेवल है जो हमेशा जागृत रहता है, हमेशा एक्टिव होता है, व्यक्ति की जागृत अवस्था में भी और सो जाने के बाद भी। सिंपली यूँ है कि जब हम जागते हैं, जब हमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, जब हम वर्तमान अनुभवों को महसूस करते हैं, तो यह अवस्था कहलाती है चेतन अवस्था, जो वर्तमान व्यवहार के साथ संबंधित होती है। और अचेतन अवस्था वह कहलाती है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, जब वो बेहोशी में होता है, कोमा में होता है, और उसका जो मस्तिष्क है उस समय रोल कर रहा होता है या भूमिका कर रहा होता है, तो वह हमारा अचेतन कहलाता है। अचेतन लगातार कार्य करता है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, उन सारी चीज़ों को लगातार चेतन में जो करता है वो धीरे धीरे लगातार अचेतन में सेव होती रहती हैं और एक बड़ा सा अचेतन बन जाता है। इसीलिए अचेतन को दमित इच्छाओं का भंडार भी कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जो हमारे पास चेतन में नहीं है वो अचेतन में सृजित होती हैं। हम जो लगातार सीख रहे हैं, जो वो अचेतन में इकट्ठा होता रहता है, और जो ही हम उन चीज़ों को वापस चेतन में लेके आते हैं तो वो चेतन और अचेतन के बीच का कनेक्शन बनता है और हमें चीज़ें याद आने लगती हैं। आगे जब हम साइको एनालिसिस थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेंगे तब डिफाइन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक परिचय दिया है मैंने कि किस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान में एक संप्रदाय दिया जिसका नाम था मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। देखिए एक बार फिर से, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्रायड ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के। फ्रायड ने किस संप्रदाय की स्थापना की? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना की। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय किसको महत्व प्रदान करता है? देखिए, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के अर्थों में और क्षेत्रों में लगातार बदलाव होता आ रहा है। मैंने पहले आपको बताया कि आत्मा से मन मस्तिष्क पे आ गया और चेतना बाद में, उसके बाद चेतन से भी आगे वो किस पर जा रहा है? अचेतन की ओर। किसको महत्व दिया जा रहा है? अनकॉन्शियसनेस को महत्व दिया जा रहा है। फ्रायड कहते हैं कि ये संप्रदाय क्या कहता है कि व्यक्ति के द्वारा होने वाले सभी सामान्य असामान्य व्यवहार कहाँ घटित होते हैं? इस अचेतन में ही दिखाई देते हैं या अचेतन के द्वारा ही घटित होते हैं। अचेतन को जानने की या इसका अध्ययन करने की मनोविज्ञान में फ्रायड ने 3 विधियां दी हैं। फर्स्ट है मुक्त साहचर्य विधि, फ्रो एसोसिएशन मेथड, सेकेंड है सम्मोहन हिप्नोसिस, और थर्ड है स्वप्न विश्लेषण विधि या ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इन तीनों विधियों के द्वारा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में अचेतन को समझा जाता है या फिर अचेतन की व्याख्याएं की जाती हैं। अचेतन के व्यवहारों को जानने का प्रयास मनोविज्ञान में किया जाता है। फ्रायड ने मन के 3 लेवल बताए हैं। फर्स्ट है चेतन, सेकंड अर्धचेतन और थर्ड है अचेतन। ये जो चेतन होता है संपूर्ण का 10% होता है, अचेतन संपूर्ण का 90% होता है और अर्धचेतन इन दोनों के बीच की सिचुएशन होती है। वर्तमान से जुड़ा हुआ जागृत अवस्था जहाँ संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं, भाव और बिंब और प्रतिबिंब बनते हैं, वह कौन सा है? चेतन, जिसके प्रति हम सतर्क होते हैं। दूसरा, जिसके प्रति सतर्क नहीं होते हैं, जो जागृत अवस्था में नहीं होता है। जब हमें मन या मस्तिष्क
और शरीर से होने वाली प्रक्रियाएं सीधी प्राप्त नहीं होती है तो उसे कहा जाता है अचेतन। अचेतन दमित इच्छाओं का भंडार होता है या हमारे द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के अनुभवों को संचित रखता है, वह अचेतन कहलाता है। फ्रायड ने चेतन और अचेतन को तथा अर्ध चेतन को समझने के लिए मेंटल लेवल को एक्सप्लेन किया है। संपूर्ण मन मस्तिष्क की एक उन्होंने आइसबर्ग से तुलना की है। आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा। अगर आइसबर्ग को हम पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका 90% भाग पानी में होता है और 10% भाग ऊपर रहता है, और पानी के लेवल वाला भाग जो हिलता रहता है, कभी कुछ हिस्सा पानी में और कभी कुछ हिस्सा ऊपर दिखता है। तो देखिए, नीचे वाले हिस्से को उन्होंने यहाँ पर अचेतन कहा है, दूसरा जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उन्होंने चेतन बताया। तो क्लियर है आपको। और जो भाग कभी कुछ हिस्सा पानी में जाता है और कुछ हिस्सा ऊपर होता है उसको उन्होंने अर्धचेतन मस्तिष्क बताया। आइसबर्ग के द्वारा इन्होंने हमारे व्यक्तित्व को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आगे जब हम व्यक्तित्व के सिद्धांत की स्टडी करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चेतन और अर्धचेतन अथवा अचेतन हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हमने यहाँ पर बताया मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसको महत्व दिया? तो अचेतन के अध्ययन को महत्व दिया। देखिए, हमने मनोविज्ञान के 5 संप्रदाय को समझा। मनोविज्ञान में इन 5 संप्रदायों को ही मुख्य माना जाता है, किंतु आगे चलकर मनोविज्ञान का अध्ययन और अलग अलग दिशाओं में डेवलप हुआ और कुछ अन्य संप्रदाय भी विकसित हुए, जिनमें एक संप्रदाय है जीन पियाजे द्वारा स्थापित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानवादी संप्रदाय को स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का कहना था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न संप्रत्यय जैसे तर्क, वितर्क, चिंतन, स्मृति, समस्याओं का समाधान तथा मानसिक संप्रत्यय, इन सब का अध्ययन करना है। जीन पियाजे ने मानसिक विकास का अध्ययन किया और मनोविज्ञान में विकासात्मक सिद्धांत भी दिया, इसलिए उनके द्वारा विकसित संप्रदायों को कहा जाता है संज्ञानात्मक संप्रदाय। इसमें मनोविज्ञान को मानसिक शक्तियों के विकसित होने की विषय वस्तु के साथ संबंधित किया गया है। एक और संप्रदाय है जो आगे चलकर विकसित हुआ, जिसे कहा जाता है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद जॉन लॉक ने दिया और इसमें पूर्व अनुभव, पूर्ण जानकारियों के आधार पर नवीन जानकारियों या नवीन अनुभवों के द्वारा सीखने को महत्व दिया गया। एक और संप्रदाय है जिसे कहा गया मानवतावाद, अब्राहम मैस्लो का है। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी संप्रदाय में व्यक्ति के स्वतंत्रता और अनुभूतियों को विकसित किया। आगे चल के एक और संप्रदाय विकसित हुआ जिसका नाम आया प्रेरकी संप्रदाय, जो कि मैकडूगल का था। मैकडूगल ने समस्त संवेगों के लिए मानवीय व्यवहार के लिए मूल प्रवृत्तियों को जिम्मेदार माना। उनका कहना है कि मूल प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए चांसेस दिए जाने चाहिए, जिससे हमारे संवेग बनते हैं, और इस प्रकार यह मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, मुख्य 5 संप्रदाय हैं, पर इसके अतिरिक्त कुछ ये भी विचारधाराएं हैं। एक बार पुनः देखते हैं। पहला कौन था, हमने डिस्कस किया। तो पहला संज्ञानात्मक विकास का संप्रदाय किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक है और जीन पियाजे के विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया। मनोविज्ञान के अध्ययन में तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय, इन सब को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना। हम प्रत्येक को समझेंगे आगे जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्टडी करेंगे कि क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे बालकों के विकास के साथ इसका संबंध होता है। ओके। संज्ञानवादी विचारधारा को आगे चल के निर्मितवाद भी कहा गया। मानव के मन को कंप्यूटर से तुलना की गई। इसमें पहले चीज़ों को इनपुट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और बाद में आउटपुट भी किया जाता है।
तो कंप्यूटर की तरह से मानव मन की संरचना को या उसमें निर्मित वाद को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। मन की तुलना किससे की गई? कंप्यूटर से। ओके, इन्होंने मन सूचना प्राप्त करता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ये बताया। फिर उसमें प्रोसेस करता है मानसिक शक्तियों के साथ, मेंटल प्रोसेस के साथ, उसको स्टोर करता है, संचित करता है हमारे चेतन और अचेतन मन में, और उसके बाद ये सब व्यवहार में पुनः प्रकट होने लगती हैं। तो उसे कहते हैं पुनः प्राप्त करना। ये चीज़ें आउटपुट होने लगती हैं। मानव के मस्तिष्क में होने वाली इन सभी संरचनाओं को संज्ञानवाद के साथ निर्मितवाद भी कहा गया, और उसके प्रमुख समर्थक जॉन ब्रूनर, वाइगोत्स्की और कर्ट लेविन थे। अगला साहचर्यवाद, जॉन लॉक ने इसको डेवलप किया। जॉन लॉक कहते हैं कि हमारे सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे पूर्व जानकारियों का, या जब हम सीखते हैं, और यह मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। अगला था मानवतावाद, जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया। मानव की स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति के विकास पर बल दिया, और उसके बाद अभिप्रेरकी संप्रदाय, जिसको मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के साथ विकसित होने पर बल दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो मनोविज्ञान की कुछ संप्रदाय थे, जो कि मनोविज्ञान लगातार कैसे विकसित हुआ। मनोविज्ञान जो पहले प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन था, आगे चल के मन या मस्तिष्क का अध्ययन हुआ, आगे चल के चेतना का अध्ययन हुआ, फिर व्यवहार का अध्ययन हुआ, और पूरी विकास यात्रा में मनोविज्ञान के अर्थों में लगातार बदलाव के साथ साथ विभिन्न समूहों में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को क्या क्या माना गया, मनोविज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो लोग इसके बाद भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं या किसी डाउट्स में हैं, तो कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन दूंगी। ओके, थैंक यू।